मैं डॉक्टर अरविंद डोगरा। पिछली वेव में भी कई सारे कोविड पेशेंट देखे। इस बार ज़रूरत से ज़्यादा देखने पड़ गए। रूप इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्दनाक भी बोलूँगा और भयावह भी रहा है, लेकिन इससे डरने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम एक सिस्टमिक मैनर में अप्रोच करें। पहली चीज़ तो जो लोगों की समझ में नहीं आती है कि ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक में कोई सा भी बुखार हो आप उसको कोविड मानिए, ये कोरोना ही है, और उसका स्वतः इलाज करने की कतई कोशिश ना करें। अगर आपके गले में जरा सी भी खराश हो, 99 100 फीवर आए, किसी चिकित्सक के पास जरूर जाएं। वो किस कैटेगरी में है वो तो चिकित्सक ही उस चीज़ का निर्णय लेगा, लेकिन अपना स्वतः इलाज ना करें। हालांकि मजाक की बात है, मैं हर किसी जो भी मेरे पास मरीज आते हैं मैं उनसे बोलता जरूर हूँ कि 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप तुरंत त्याग दीजिए। उनमें से एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी के पे मत जाइए, उस पर रिलाई मत करिए। एक ही घर में अगर 4 मरीज हैं कोविड के तो हर एक का प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। हमारे पास मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बड़ी लिमिटेड है कोविड के अंदर, और उस मॉडलिटी को जस्टिफाइड तरीके से इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है। हर एक में हर चीज़ नहीं इस्तेमाल की जा सकती। जैसा कि आपने अभी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, 2-4 दिन पहले ही ये चीज़ें पॉइंट आउट हुई हैं न्यूज़पेपर्स में। हम लोगों को तो पहले से आइडिया था इस चीज़ का। वो काला फंगस, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अनजस्टिफाइड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो अपने आप कभी भी स्टेरॉइड ना लें। अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो चिकित्सक को ही निर्णय लेने दें, अपने आप इस प्रकार का निर्णय ना लें। कोविड के अंदर प्रॉब्लम शुरू के 3-4 दिन मरीज परेशान रहता है बुखार से। बुखार मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, सिर्फ बुखार को कंट्रोल करना है, लेकिन बुखार के बाद होने वाली दिक्कतें उससे कहीं ज़्यादा हैं, जो कि जानलेवा भी बन जाती हैं, बन रही हैं। इसमें जितनी जल्दी हिट किया जाए वही बेहतर रहता है। लेकिन कोरोना हो ही क्यों? पूरा विश्व एक चीज़ को मान के चल रहा है, भारत सरकार भी कह रही है, जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं, हर कोई एक 3 चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस बहुत दिया जा रहा है। एक तो मास्क पहन के रखें, पब्लिक गैदरिंग, जहाँ पर गैदरिंग हो वहाँ पे जाना अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने हाथों को जरूर धोएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोरोना के अंदर। बार बार मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, कभी भी स्वतः इलाज ना करें। ये कोई कॉमन वायरल फीवर समझ के, जो मैंने देखा बहुत सारे मरीज आते हैं कि जो कॉमन वायरल फीवर था 5 दिन तो घर पर ही पड़े रहे, और जब खांसी आनी शुरू हुई या उनको सांस फूलना शुरू हुआ तो मालूम पड़ता है कि हमारे फेफड़ों का भी संक्रमण हो चुका है। तो वो नौबत ना आने दें, उससे पहले ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। कोविड या कोरोना वायरस, इसको तोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी चेन को ब्रेक करना। ये क्योंकि फैलता तो एक आदमी से दूसरे आदमी में ही है। तो जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे वो अपने आप ही ख़त्म होता चलेगा। एक के बाद दूसरा मरीज या तीसरा मरीज नहीं आएगा। एक आदमी कम से कम 7 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, अगर एक आदमी ने 7 लोगों को इन्फेक्ट करा तो 7 उसको आगे कितना बढ़ाएंगे अगर ये चलता रहा तो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सरकार को बार बार लॉकडाउन लगाना पड़ता है, लॉकडाउन लगाने का पर्पज़ ही इस चेन को ब्रेक करना है। कोरोना मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्टीम लेना, गर्म पानी की भाप, और दूसरा गरारे करना। पर्पज़ इन दोनों चीज़ों का एक ही होता है, क्लीनिंग, कि वायरस अगर वहाँ आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है वो वॉश आउट हो जाए, आगे ना बढ़े। अगर वो लंग्स में पहुँच गया तो वो जानलेवा होता है। हालांकि हम भारतीय हैं और भारतीयों में जो होता है चीज़ों में मसाले डालने की बड़ी आदत होती है। मैं भी अपनी ओपीडी में सुनता रहता हूँ, कोई अजवाइन डाल रहा है, कोई हल्दी डाल रहा है। हालांकि उस चीज़ का कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ है हीट का, प्रूफ है वॉशिंग का। तो 2 मिनट से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। वॉशिंग आपके पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्टीम और गरारे करने से ही आपकी ख़त्म हो जाती है। उसमें कुछ लोग बीटाडीन डाल रहे हैं। बीटाडीन सिर्फ एक फंगस को
वो वायरस को किल नहीं करेगी, क्लीनिंग करती है बस वो। कोविड अगर किसी का लंग इन्वॉल्व हो गया है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर एक को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना तो निजी तजर्बा है कि 85 से 90% कोविड मरीजों को अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से घर पर भी मैनेज किए जा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। हर चीज़ क्या नाम है, दूसरा मार मची हुई है, बहुत लोग पीछे भाग रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक लिमिट तक प्राणवायु है, और एक लिमिट के बाद वो टॉक्सिक भी है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे आप तो वो आपके लिए घातक भी हो सकता है। कोई कोविड मरीज अगर किसी प्रकार से 90% अपना सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो ऑक्सीजन लगा लगा के, मैंने कईयों को देखा, वो अपना सैचुरेशन, चाहे लंग इस कंडीशन में नहीं है, उसको 98, 99, 100 तक लाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, तो वो उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन की 100% अगर फ्रैक्शनेटेड ऑक्सीजन करें, अगर 100% आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप नहीं ले सकते। दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू मिनट्स, अनटिल अनलेस कोई एक डॉक्टर उसको डिसाइड करे कि नहीं, इसको ज़रूरत हो इतने टाइम तक हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। स्वतः इस चीज़ को ना करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। कोविड को हराना है और कोविड से हमें जीतना है। ज़्यादा हर मरीज़ को रेमडेसिविर की भी ज़रूरत नहीं होती। एक चिकित्सक को डिसाइड करने दीजिए किसको रेमडेसिविर देना है, किसको नहीं देना। एक और इंजेक्शन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, टॉसिलोजुमैब। ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है, क्या वो हर किसी की जान बचा सकता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को टॉसिलोजुमैब की ज़रूरत पड़े। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर लोग भागते हैं वो है कन्वेलेसेंट प्लाज्मा। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा पे मेरा निजी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा पिछले साल से ही विश्वास नहीं रहा। एक नेचुरल सी बात है, आपकी शरीर की जो एंटीबॉडी किसी भी बीमारी के अगेंस्ट बन रही है वही आपको फ़ायदा करेंगी, बजाय इसके कि आप दूसरे इंसान की एंटीबॉडीज़ लें जो कि शरीर में ज़्यादा लंबे टाइम नहीं रहेंगी, वो आपके लिए लड़ाई करें। होता क्या है कि अगर आपने बाहर से एंटीबॉडीज ली हैं, वो तो आपके निजी इम्यून सिस्टम को भी वीक कर सकती हैं। और कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का बेनिफिट, जो कि यूएस एफडीए ने भी बोला है, अर्ली फेज ऑफ कोविड में है। लेट फेज ऑफ कोविड में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, बहुत सारे चैनल्स पर, एफएम चैनल्स पर रिक्वेस्ट आती रहती है, या आपके व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आती रहती है कि पेशेंट इज़ इन डेस्परेट सिचुएशन एंड दे नीड ए प्लाज्मा। यानी कि वो पेशेंट इस हालत में पहुंच चुका है तो उसमें प्लाज्मा कुछ करेगा नहीं। और बहुत इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ने कन्वेलेसेंट प्लाज्मा से अपना हाथ पीछे हटा लिया हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और प्रायोरिटी लिस्ट से तो रेमडेसिविर पहले ही हट चुकी है उनकी। मेन चीज़ इसमें जो बता रही है वो दो ही चीज़ें हैं, जस्टिफाइड यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टेरॉइड। उनका एक संतुलित मात्रा में ही इस्तेमाल आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, अन्यथा नुकसान भी कर सकती हैं दोनों चीज़ें। तो मेरी आप लोगों से आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है कि कोविड है, मिल के लड़ना है, इससे हार नहीं माननी है, इससे हम जीत सकते हैं। जीतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक एग्जाम्पल है देने के लिए। पेशेंट आया था मेरे पास, उसको कहीं बेड नहीं मिला और उसका सीटी स्कैन बहुत ही गंदा था, ऑक्सीजन लेवल जस्ट 66%। और मेरी आदत है, मैं अपने क्लिनिक पे उनको उल्टा लिटा देता हूँ, देखते हैं कितना बढ़ता है। प्रोन पोजीशन से पेट के बल लेट जाए, बहुत फ़ायदा मिलता है। 5 से 10% ऑक्सीजन बढ़ सकती है, और ये उसके साथ, बेचारे के साथ हुआ नहीं। तो हार के मेरे को उससे बोलना पड़ा कि भैया आप घर जाइए और ऑक्सीजन का इंतज़ाम करिए। हाँ, मैंने उसको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई। अंग्रेजी में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जबकि वो है सब प्राणायाम के ही हिस्से। उनका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन है वो सब प्राणायाम का हिस्सा। आप किसी भाषा में जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस नाम से उसको पुकार लीजिए। लेकिन उसने जाके घर पर यही काम करा, वो उल्टा लेटा,
हाँ, दवाइयाँ दी मैंने उसको कुछ, डेफ़िनेटली उसका लंग इतनी कंडीशन ख़राब थी, स्टेरॉइड भी देने पड़े और वो उल्टा लेटा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसने नहीं छोड़ी। घर पर भी वो ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं कर पाया। अब प्रभु ने उसकी, मैंने तो क्या करा उसका, उसकी प्रभु ने इच्छा कर उसको मदद करी और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसकी जीने की इच्छा। वो उसने हार नहीं मानी थी और जब वो 66 पे भी आया था वो बहुत ही संतुलित और कूल था। वो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा था, जो कि अक्सर कोविड पेशेंट में जिनका 90% सैचुरेशन भी आता है वो पैनिक हुए पड़े होते हैं। वो लड़का बिल्कुल 27 साल का था, वो बिल्कुल पैनिक में नहीं था, कूल काम, बिल्कुल चुप रह के उसने मेरे से बात करी वेरी कॉन्फिडेंटली। और 10 दिन बाद जब मेरे को दिखाने आया तो मैं खुद भी हैरान था। उसका ऑक्सीजन लेवल रूम एयर पर 97% था और श्वास गति जो पहले दिन आया था तब 50 के आसपास थी और जब वो मेरे पास दूसरी बार आया तब वो नॉर्मल 12 से 14 उसकी गति थी। तो मैंने उससे, स्वाभाविक रूप था मेरे से पूछा मैंने उससे कि कैसे करा ये सब। तो कह रहे कुछ नहीं, दवाइयाँ मैंने खाई और मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। दिक्कत आई शुरू में, बहुत खांसी बहुत होती थी, लेकिन मैं दवाइयाँ के साथ साथ एक्सरसाइज और पेट के बल लेटना नहीं छोड़ा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इन सब चीज़ों से हम एक ज़िंदगी बचा सकें। बाकी तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन एक प्रोफेशनल होने के नाते मुझे भी अपना प्रयास पूरा करना चाहिए। कोशिश करता हूँ जितना संभव मेरे से हो सकता है, लेकिन मरीज़ को भी धैर्य नहीं छोड़ना। ये बीमारी है, इससे हम लड़ सकते हैं और लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। नमस्कार।